वेलकम बैक एवरीवन। इस वीडियो में डिस्कस करेंगे इकोसिस्टम का नेक्स्ट पार्ट, जिसके अंदर हम डिस्कस करेंगे इडेफिक फैक्टर्स के बारे में, यानी कि हम सोइल के बारे में इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। लास्ट वीडियोस में हम डिस्कस कर चुके हैं बायोटिक और लिविंग कंपोनेंट्स के बारे में। इसके अलावा एबायोटिक कंपोनेंट्स के अंदर हम क्लाइमेटिक फैक्टर्स को डिस्कस कर चुके हैं। इन वीडियोस का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहां से आप वीडियो देख सकते हैं। एंड अगर वीडियो हेल्पफुल लगती है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स के साथ एंड चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो आज की वीडियो में हम बात करेंगे स्पेसिफिकली एडाफिक फैक्टर्स के बारे में, यानी कि हम डिस्कस करेंगे सोइल के बारे में। सोइल की कंपोजिशन क्या होती है, सोइल का प्रोफाइल कैसा होता है, कौन कौन सी उसके अंदर डिफरेंट डिफरेंट टाइप की लेयर्स होती है और वो कैसे बनती है, ये सब हम डिस्कस करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं इडेफिक फैक्टर्स। ठीक है, इडेफिक फैक्टर्स इंक्लूड्स ऑल दोस फैक्टर्स व्हिच आर रिलेटेड टू द स्ट्रक्चर एंड कंपोजिशन ऑफ सोइल। जो फैक्टर इसकी कंपोजिशन और इसके स्ट्रक्चर, ठीक है, स्ट्रक्चर एंड कंपोजिशन ऑफ सॉइल से जो रिलेटेड होते हैं, जो भी जितने भी फैक्टर होते हैं, इनके अंदर फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज, ठीक है, फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज इनकी इंक्लूड होती है। तो इन्हीं को क्या बोला जाता है, इडेफिक फैक्टर बोला जाता है, रिलेटेड टू स्ट्रक्चर एंड कंपोजिशन ऑफ सोइल एंड इसकी फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज। तो ये होते हैं इडेफिक फैक्टर्स। इसके अंदर सोइल होता है, सोइल को हम डिस्कस करेंगे। तो जो सोइल है, सोइल एक लैटिन वर्ड सोलम से मिलके बनी है, जिसका मीनिंग होता है अर्दी मटेरियल इन विच प्लांट ग्रो। ठीक है, अर्दी मटेरियल जिसके अंदर प्लांट्स ग्रो करते हैं। इन द इज द सरफेस लेयर ऑफ द लैंड। ये क्या होती है, लैंड की सरफेस लेयर होती है सोइल। सोइल इज नॉट अ सिंगल फैक्टर एंड सोइल एक अकेला फैक्टर नहीं होता, एक सिंगल फैक्टर नहीं होता है, लेकिन ये एक कॉम्प्लेक्स सेवरल सोइल फैक्टर, जिनको कलेक्टिवली सोइल कॉम्प्लेक्स बोलते हैं, उनसे मिलके बना होता है। ठीक है, सोइल एक अकेला फैक्टर नहीं होता, एक सिंगल फैक्टर नहीं होता है, इसके अंदर बहुत सारे सोइल फैक्टर्स मिले होते हैं एंड उन सोइल फैक्टर्स को कलेक्टिवली सोइल कॉम्प्लेक्स बोला जाता है। द सोइल में बी डिफाइंड ऐसा, तो सोइल को हम डिफाइन कर सकते हैं अपर मोस्ट, सबसे ऊपर वाली वेदर्ड लेयर ऑफ द अर्थ क्रस्ट। ठीक है, ये क्या होती है, अर्थ क्रस्ट भी क्या होती है, सबसे ऊपर वाली लेयर होती है। तो ये क्या होती है, वेदर्ड लेयर, ठीक है, टूट टूट के जो बनती है, वेदर्ड लेयर ऑफ द अर्थ क्रस्ट हैविंग मिक्स्ड ऑर्गेनिज्म। एंड इसके अंदर मिक्स्ड ऑर्गेनिजम्स होते हैं, डिफरेंट डिफरेंट टाइप के मिक्स्ड ऑर्गेनिजम्स एंड प्रोडक्ट्स ऑफ देयर डेथ एंड डिके। एंड वो जो ऑर्गेनिज्म है, उनकी डेथ हो गई है, वो भी वहीं पे रहेंगे, उनका मिक्सचर वहीं पे होगा, और वो डिके अगर कोई सब्सटेंस वहां पे हो रहा है, कोई कंपाउंड हो रहा है, तो वो भी उस लेयर के अंदर होगा। तो सोइल क्या होती है, अपर मोस्ट वेदर्ड लेयर होती है अर्थ क्रस्ट की, जिसके अंदर यहाँ पे मिक्स्ड ऑर्गेनिज्म होते हैं एंड इसके साथ उनके प्रोडक्ट होते हैं और डेथ एंड डिके। ठीक है, ये सब चीजें होती है। तो ये क्या होती है, सोइल होती है। इसके बाद सोइल की अगर हम बात करें, हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे सोइल की फॉर्मेशन कैसे होती है। सोइल की फॉर्मेशन दो तरीके से होती है, एक तो रॉक्स की वेदरिंग होगी, सेकंड पीडोजेनेसिस। सोइल की फॉर्मेशन को पीडोजेनेसिस बोलते हैं। ठीक है, तो ये दो मेथड से यहाँ पे सोइल की फॉर्मेशन होती है। सोइल टाइप ऑन द बेसिस ऑफ द फॉर्मेशन। अब फॉर्मेशन के बेस पे कैसे ये बनती है, उसके बेस पे सोइल को दो पार्ट्स के अंदर, दो टाइप की सोइल के अंदर डिवाइड किया गया है। एक होता है रेजिडियल सोइल, एक होती है ट्रांसपोर्टेड सोइल। और एक और सोइल टाइप हम डिस्कस करेंगे ऑन द बेसिस ऑफ रिलेटिव प्रोपोर्शन ऑफ पार्टिकल्स। सोइल अब एक मिक्स्ड कॉम्प्लेक्स कंपोनेंट है, उसके अंदर बहुत सारे पार्टिकल्स हैं, तो वो जो पार्टिकल्स हैं उनका रिलेटिव प्रोपोर्शन कैसा है एक स्पेसिफिक जगह की सोइल के अंदर, उसके बेसिस पे सैंडी सोइल हो सकती है, क्लेई सोइल हो सकती है, साल्टी एंड लोमी सोइल हो सकती है, ये भी हम डिस्कस करेंगे। एंड सोइल प्रोफाइल हम डिस्कस करेंगे, यानी कि सोइल का जो स्ट्रक्चर है, इसके अंदर होरिजन्स होते हैं या फिर लेयर्स होती हैं। ए होरिजन होता है, बी होता है, सी होता है, डी और आर होरिजन होता है। ये डिफरेंट डिफरेंट टाइप की लेयर्स सोइल के अंदर देखने को मिलती है। तो ये सब चीजें हम डिस्कस करेंगे। इसके अलावा सोइल की कंपोजिशन भी हम डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे सोइल की फॉर्मेशन कैसे होती है। तो अगर हम बात करें कि सोइल की फॉर्मेशन कैसे होगी, दो मेथड से होगी। पहले यहाँ पे रॉक्स की वेदरिंग होगी, रॉक्स की वेदरिंग के बाद पेडोजेनेसिस होगा। तो सबसे फर्स्ट मेथड है वेदरिंग ऑफ रॉक्स।
इसके अंदर ये जो वेदरिंग है, ठीक है, ये जो टूटती है रॉक्स वो डिफरेंट डिफरेंट तरीके से टूट सकती है। यहाँ पे केमिकल वेदरिंग हो सकती है। केमिकल वेदरिंग किस किस वजह से हो सकती है? ये हाइड्रेशन एंड हाइड्रोलिसिस की वजह से हो सकते हैं, कार्बोनेशन की वजह से हो सकता है, या फिर कोई ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शंस होती हैं उनकी वजह से हो सकता है, या फिर चिलेशन हो सकता है रॉक मटेरियल्स का। तो ये सारे क्या है, केमिकल वेदरिंग के अंदर इंक्लूड होंगे। इसके अलावा यहाँ पे फिजिकल वेदरिंग होती है, जो कि मोस्टली फिजिकल फैक्टर्स जैसे कि यहाँ पे हो गया ड्यू टू हीटिंग एंड कूलिंग, उसकी वजह से रॉक्स टूट गई। वेटिंग एंड ड्राइंग हो गया, बहुत ज्यादा वेट हो गई तब टूट गई वो, या फिर बहुत ज्यादा ड्राई हो गई तब टूट गई, या फिर फ्रीजिंग हो गई, ग्लेशिएशन हो गया, या फिर विंड का एक्शन जिसको सोइल ब्लास्ट बोलते हैं। तो इन एक्शंस ये सारे क्या फिजिकल फैक्टर्स की वजह से जो वेदर होती है रॉक्स की, उनको फिजिकल वेदरिंग बोलेंगे। एक होता है बायोलॉजिकल वेदरिंग, जैसे कि बैक्टीरिया की वजह से हो गई, फंजाई लाइकेंस ड्यू टू देयर एसिड्स, ठीक है, इनकी वजह से जो हो सकती है वो क्या होगी, बायोलॉजिकल वेदरिंग होगी। तो केमिकल रिएक्शंस की वजह से, केमिकल फैक्टर्स की वजह से जो वेदरिंग होगी उसको केमिकल वेदरिंग बोलेंगे। फिजिकल फैक्टर्स की वजह से जो वेदरिंग होगी उसको फिजिकल वेदरिंग बोलेंगे। एंड जो वेदरिंग लिविंग ऑर्गेनिजम्स के थ्रू होंगी, बायोलॉजिकल ऑर्गेनिजम्स के थ्रू होंगी, उनको बोला जाता है बायोलॉजिकल वेदरिंग। तो वेदरिंग ऑफ रॉक्स के अंदर ये तीन प्रोसेसेस होती है, ठीक है, ये तीन प्रोसेसेस होती हैं, डिफरेंट डिफरेंट तीन प्रोसेसेस की वजह से रॉक्स की वेदरिंग होती है। इसके बाद नेक्स्ट आता है पीडोजेनेसिस। पीडोजेनेसिस के अंदर क्या होगा, इन दिस टाइप द वेदर्ड मिनरल मैटर। अब जो मिनरल मैटर है जो भी रॉक से टूट गया है, वेदर हो गया, ठीक है, जो वेदर्ड मिनरल मैटर है एंड द डिकम्पोज्ड ऑर्गेनिक मैटर, ठीक है, एक तो जो रॉक से टूट के बना था मिनरल मैटर, सेकंड जो डिकम्पोजिशन की वजह से, डिकम्पोजिशन कैसे होगी, जो कोई भी ऑर्गेनिज्म हो गया, प्लांट हो गया, एनिमल हो गया, वो उसकी डेथ हो गई, डेथ होने के बाद उसका डिके होगा, या फिर हम बोल सकते हैं उसकी डिकम्पोजिशन होगी, तो उनके उस ऑर्गेनिक मैटर का डिकम्पोजिशन चल रहा है। तो यहाँ पे क्या होगा, उस ऑर्गेनिक मैटर के डिकम्पोजिशन की वजह से अंडरगो बायोकेमिकल, बायोफिजिकल, जियोकेमिकल चेंजेस टू फॉर्म फुली डेवलप्ड ट्रू सॉइल। तो जो भी वेदर्ड मिनरल मैटर था जो कि वेदरिंग ऑफ रॉक्स की वजह से बना था, सेकंड जो भी ऑर्गेनिक मैटर था जो कि ऑर्गेनिक बॉडीज के, ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस के, या फिर ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के डिकम्पोजिशन की वजह से बना है ऑर्गेनिक मैटर। तो ये दोनों मैटर, अब इन दोनों मैटर के क्या होगा, इनके अंदर बायोकेमिकल रिएक्शन होगी, बायोफिजिकल रिएक्शन होगी एंड जियोकेमिकल रिएक्शन होगी। ये तीन टाइप की रिएक्शन या फिर चेंजेस होने के बाद एक फुली डिवेल्प ट्रू सॉइल फॉर्म हो जाती है। तो उस ट्रू सॉइल के अंदर ऑर्गेनिक मैटर भी होगा, उसके अंदर वेदर्ड जो रॉक्स मटेरियल था वो भी होगा। सो द प्रोसेस ऑफ सॉइल डेवलपमेंट इज कॉल्ड पीडोजेनेसिस, इसलिए इसको पीडोजेनेसिस बोला जाता है, व्हाइल द स्टडी ऑफ सॉइल इज कॉल्ड पेडोलॉजी, ठीक है, स्टडी को क्या बोला जाता है, पीडोलॉजी बोला जाता है। तो ये होता है पीडोजेनेसिस, यानी कि सोइल की जो एक ट्रू सोइल की डेवलपमेंट जो है उसको पीडोजेनेसिस बोलते हैं। पीडोजेनेसिस इज मोर एक्टिव इन सुपरफिशियल लेयर ऑफ अर्थ। अब अर्थ की ना कई लेयर होती है, जो सुपरफिशियल जो सबसे ऊपर वाली लेयर होती है, ठीक है, अर्थ क्रस्ट जिसको हम बोलते हैं, तो ये जो सुपरफिशियल लेयर होती है उसके अंदर पीडोजेनेसिस मोर एक्टिव होता है, उसके अंदर सोइल की फॉर्मेशन ज्यादा चलती रहती है। इसके बाद सोइल टाइप्स आता है, रेजिडियल सोइल हो सकता है, ट्रांसपोर्टेड सोइल हो सकता है, ऑन द बेसिस ऑफ फॉर्मेशन, फॉर्मेशन के बेस पे है कि सोइल की फॉर्मेशन कैसे हुई, उस बेस पे। तो सोइल के फॉर्मेशन के बेस पे सबसे फर्स्ट है यहाँ पे रेजिडियल सोइल्स। रेजिडियल सोइल्स जो होती है दीज आर फॉर्म बाय वेदरिंग एंड पीडोजेनेसिस ऑफ रॉक, यानी कि पहले रॉक्स टूटी, उसके बाद उसके अंदर ऑर्गेनिक मैटर मिला, और वो ऑर्गेनिक मैटर बायोकेमिकल, बायोफिजिकल, जियोकेमिकल चेंजेस के अंडरगो गया, जिसकी वजह से क्या हुआ, सोइल की एक ट्रू सोइल की फॉर्मेशन हुई। तो रेजिडियल सोइल के अंदर ये जो वेदरिंग एंड पीडोजेनेसिस है रॉक्स का, ये इनसे फॉर्म होती है। एंड सेकेंड वन इज द ट्रांसपोर्टेड सोइल। ट्रांसपोर्टेड सोइल जो है ट्रांसपोर्टेड बाय वेरियस एजेंसीज एंड आर ऑफ फोर टाइप्स, यानी डिफरेंट डिफरेंट एजेंसीज के थ्रू, एनिमल्स हो गए, विंड हो गए, उनके थ्रू ये एयर क्या है, ट्रांसपोर्ट हो रही है।
तो इस बेसिस पे ये 4 टाइप की हो सकती है। एलुवियल सोइल हो सकती है जो कि वाटर से ट्रांसपोर्ट होती है, या फिर ये कोलुवियल सोइल हो सकती है जो कि ग्रेविटी के थ्रू ट्रांसपोर्ट होती है। ये इओलियन सोइल हो सकती है जो कि एयर के थ्रू ट्रांसपोर्ट होगी, एंड ग्लेशियल सोइल्स हो सकती है जो कि स्लीपिंग ऑफ ग्लेशियर्स की वजह से ट्रांसपोर्ट होगी। तो ये 4 टाइप की डिफरेंट डिफरेंट सोइल हो सकती है जो कि डिफरेंट डिफरेंट एजेंसी, जैसे कि वाटर हो गया, ग्रेविटी होगी, एयर होगी, ग्लेशियर्स की स्लीपिंग होगी, उनकी वजह से क्या हुई है, ट्रांसपोर्ट हुई है। तो ये 2 टाइप की यहाँ पे सोइल के टाइप होते हैं ऑन द बेसिस ऑफ देयर फॉर्मेशन। इसके बाद नेक्स्ट आता है सोइल प्रोफाइल। ठीक है, सोइल का स्ट्रक्चर क्या है। तो इसके अंदर प्रोफाइल के अंदर ए होरिजन, बी होरिजन, सी एंड डी और आर होरिजन, ये डिफरेंट डिफरेंट टाइप के होरिजन यहाँ पे होते हैं। तो इस अगर इसमें डायग्राम के अंदर देखें, अगर क्वेश्चन आता है सोइल प्रोफाइल का, तो ये डायग्राम जो है ये बनाना होता है। ठीक है, ये डायग्राम बनाना होगा। इसके अंदर ए होरिजन हो गया सबसे ऊपर वाला, देन बी होरिजन है, देन यहाँ पे सी है, एंड डी और आर होरिजन है। ठीक है, डी और आर होरिजन है, 4 होरिजन यहाँ पे हम वन बाय वन डिस्कस करेंगे। वेरी फर्स्ट इज द ए होरिजन। ए होरिजन जो है, इट ऑक्यूपाइज द टॉप मोस्ट होरिजन ऑफ द सोइल, ट्रू सोइल। ट्रू सोइल जो है, ठीक है, ट्रू सोइल कैसे बनी है, वेदर्ड रॉक्स एंड ऑर्गेनिक मटेरियल के मिक्सिंग की वजह से, जो उनके अंदर फिर चेंजेस हुए डिफरेंट डिफरेंट टाइप के, बायोकेमिकल, बायोफिजिकल एंड जियोकेमिकल, उनकी वजह से जो सोइल बनी थी वो ट्रू सोइल थी। तो वो ट्रू सोइल की जो सबसे ऊपर वाली लेयर होगी, जो सबसे अपर मोस्ट लेयर होगी, तो ये अपर मोस्ट लेयर है। ठीक है, ये वाली अपर मोस्ट लेयर है, एंड इस अपर मोस्ट लेयर को ही क्या बोला जाता है, ए होरिजन बोला जाता है। इट इज रिच इन मिनरल एंड डिकम्पोज्ड ऑर्गेनिक मैटर, यानी कि ह्यूमस के अंदर ये रिच होती है, क्योंकि कोई भी मटेरियल है, कोई भी ऑर्गेनिक सब्सटेंस है, वो एकदम से इसी लेयर के ऊपर गिरेगा। अगर वो डेथ हो गई या फिर डिके हो गई, इसी लेयर के ऊपर आएगा, तो धीरे धीरे उनकी डिकम्पोजिशन होगी। तो उनकी डिकम्पोजिशन जब चलती है, तो वहां पे मिनरल्स एंड डिकम्पोज्ड ऑर्गेनिक मैटर, यानी कि ह्यूमस है, वो ज्यादा होती है। तो इसके अंदर क्या होता है, इसके अंदर सबसे ज्यादा ह्यूमस मिलती है, एंड मिनरल्स के अंदर ये रिच होती है। इसके अंदर फर्दर डिफरेंट डिफरेंट टाइप के जोन्स होते हैं। कौन कौन से जोन हो गए यहाँ पे, ए ओ ओ या फिर O1 जोन होता है, O2 होता है, A1 रीजन, A2 एंड A3 रीजन। ये डिफरेंट डिफरेंट टाइप के 5 रीजन यहाँ पे होते हैं। तो इन 5 रीजन्स को अगर हम देखें, इनके अंदर क्या क्या कंपोजिशन होती है, तो इन 5 लेयर्स के अंदर सबसे फर्स्ट है यहाँ पे AOO या फिर O1 जो रीजन है। इट फॉर्म्स द अपर मोस्ट लेयर एंड हैज फ्लैशी फॉलन ऑर्गेनिक मैटर, जैसे कि लीव्स, ट्विंग्स यानी छोटी छोटी ब्रांचेस जो हो गई, फ्लावर्स एक्सेट्रा, एंड इज वेल डिवेल्प इन फॉरेस्ट। फॉरेस्ट के अंदर ज्यादा डिवेल्प होती है ये लेयर, क्योंकि इसके ऊपर फॉरेस्ट के अंदर जो भी फ्रेशी फॉलन ऑर्गेनिक मैटर होगा, लीव्स हो गई, ट्विंग्स हो गए, फ्लावर्स हो गए, वो उस सुपरफिशियल लेयर या फिर टॉप लेयर के ऊपर ही गिरेंगे, और वहीं पे उनका डिकम्पोजिशन होता रहता है। तो जैसे कि ये फॉरेस्ट के अंदर ज्यादा डेवलप होती है। तो ये क्या होता है, सबसे अपर मोस्ट होता है। इसके अंदर फ्रेशली फॉलन ऑर्गेनिक मैटर होता है, जैसे कि लीव्स, फ्लावर्स, स्ट्रिंग्स होते हैं। इसके बाद सेकंड रीजन होता है AO या फिर इसको O2 रीजन बोलते हैं। इन दिस लेयर डिकम्पोजिशन ऑफ ऑर्गेनिक मैटर स्टार्ट। यहाँ पे सबसे पहले वाली लेयर के अंदर क्या था, गिरे थे, फॉलन हुए थे। ठीक है, फ्रेशली फॉलन ऑर्गेनिक मैटर था। अब इसके अंदर, इस लेयर के अंदर क्या है, इस लेयर के अंदर डिकम्पोजिशन स्टार्ट हो गया है उन ऑर्गेनिक मैटर्स का, जैसे कि लीव्स का, ट्विंग्स का, फ्लावर्स का, उनका डिकम्पोजिशन स्टार्ट हो गया है। सो द अपर पार्ट हैज ऑर्गेनिक मैटर इन द इनिशियल स्टेज ऑफ डिकम्पोजिशन, जिसको डेट्रिटस बोलते हैं। तो इस लेयर के अंदर क्या होगा, यहाँ पे डेट्रिटस प्रेजेंट होता है, फिर इस लेयर को डेट्रिटस बोला जाता है, क्योंकि यहाँ पे जो डिकम्पोजिशन की इनिशियल स्टेजेस है वो देखने को मिलती है। वाइल लोअर हैज डिकम्पोज्ड मैटर कॉल्ड डफ, और जिसकी लोअर लेयर होगी उसके अंदर बेटर, ये जो ऑर्गेनिक मैटर है वो डिकम्पोज्ड हो जाएगा, या फिर डिकम्पोज्ड मैटर होगा जिसको डफ बोलते। तो यहाँ पे लेयर्स की अगर हम बात करें, सबसे पहले यहाँ पे क्या है, एक लेयर थी जिसको O1 बोला था। O1 लेयर्स के अंदर सिर्फ यहाँ पे फ्रेशली फॉलन ऑर्गेनिक लीव्स होते हैं। अब इसके बाद जो यहाँ पे नेक्स्ट लेयर होती है O2, O2 लेयर के अंदर डिकम्पोजिशन स्टार्ट हो जाता है।
ठीक है, डिकम्पोजिशन स्टार्ट हो जाता है। एंड इस डिकम्पोजिशन स्टार्ट होने की वजह से ये दो लेयर्स के अंदर बट जाती है। एक अपर लेयर होती है, किसकी, लोअर लेयर होती है। अपर लेयर के अंदर इनिशियल स्टेजेस जो है डिकम्पोजिशन की वो होती हैं, एंड जो लोअर लेयर होगी, लोअर लेयर के अंदर डिकम्पोज्ड मैटर होगा, यानी कि जो डिकम्पोजिशन होता जा रहा है वो डिकम्पोज होके उस नीचे वाली लेयर के अंदर जमा होता जा रहा है। तो ये क्या होती है, यहाँ पे O2 होती है। इसके बाद थर्ड जो रीजन होगा, इसके अंदर A1 रीजन होता है। A1 रीजन के अंदर इट इज डार्क कलर, ठीक है, डार्क कलर का होता है एंड हैज अबेडेंट मिनरल मिक्स्ड विद ह्यूमस, क्योंकि अभी डिकम्पोजिशन हो चुकी है, क्योंकि डफ भी हो गया है, इनिशियल स्टेजेस भी है, तो डिकम्पोजिशन की वजह से वहां पे बहुत सारा मिनरल और जो बोल सकते हैं मिनरल मिक्स्ड हुमस जो है वो होती है। तो इस रीजन के अंदर क्या होता है, ये डार्क कलर की होती है और अबेडेंट मिनरल्स मिक्स्ड विद हुमस, ठीक है, इसके अंदर हुमस के साथ बहुत सारे अबेडेंट मिनरल्स, बहुत ज्यादा मिनरल्स यहाँ पे मिले हुए होते हैं। A2 रीजन के अंदर क्या होगा, इट इज लाइट कलर्ड, ये डार्क कलर की थी, ये लाइट कलर की होती है एंड हैज लो हुमस, इसके अंदर लो हुमस होती है एंड मिनरल भी कम होंगे। इट इज ऑल्सो कॉल्ड जोन ऑफ एल्यूविएशन, इसको जोन ऑफ एल्यूविएशन भी बोला जाता है, यानी कि लीचिंग का जोन है, यहाँ पे लीचिंग होती है जैसे कि आयरन की और एल्यूमिनियम एक्सेट्रा, इनकी लीचिंग की जाती है। तो ये A2 रीजन होता है। A3 रीजन के अंदर अब क्या होगा, ए ट्रांजिशनल एरिया बिटवीन A एंड B होरिजन। हमने चार होरिजन्स की बात की थी, A B C एंड D और R। तो ये जो A एंड B के बीच का जो एक ट्रांजिशनल जोन है, उस ट्रांजिशनल जोन को ही A3 रीजन बोला जाता है। तो इन चारों लेयर्स के अंदर यहाँ पे हमने देखा कि यहाँ पे सबसे पहले O1 थी। O1 के अंदर क्या था, सिर्फ यहाँ पे फ्रेशली फॉलन लीव्स थे। इसके बाद O2 थी, ठीक है, O2 के अंदर क्या था, डिकम्पोजिशन स्टार्ट हो गई है, ठीक है, डिकम्पोजिशन स्टार्ट हो गई है एंड इसके अंदर फर्दर दो लेयर्स थी। दो लेयर्स में से एक लेयर यहाँ पे जो है अपर लेयर थी, जिसके अंदर यहाँ पे डिकम्पोजिशन स्टार्ट हुआ था एंड नीचे वाली लेयर के अंदर यहाँ पे डफ था, जिसको हमने बोला था कि इसके अंदर ये डफ क्या है, डिकम्पोज्ड मैटर है, जिसको डफ बोला। इसके बाद नेक्स्ट लेयर यहाँ पे आती है A1। A1 के अंदर डार्क कलर की होती है एंड मिनरल्स इसके अंदर बहुत ज्यादा होते हैं, मिनरल मिक्स्ड ह्यूमस इसके अंदर बहुत ज्यादा होती है। एंड इसके बाद यहाँ पे A2 रीजन आएगा। A2 रीजन के अंदर मिनरल्स ह्यूमस लो होती है एंड इसको जोन ऑफ एलिवेशन बोला जाता है, यहाँ पे मेनली लीचिंग होती है। एंड लास्ट वन इज द A3 रीजन। A3 रीजन के अंदर क्या होगा, अभी यहाँ पे A3 रीजन के अंदर A3 रीजन जो है ये एक ट्रांजिशनल जोन होता है। कैसे ट्रांजिशनल जोन होगा, यहां तक अभी तक A लेयर चल रही थी या फिर A होरिजन चल रहा था, हमने डिस्कस किया था इसके A B C D और R होरिजन होते हैं, तो A एंड B का बीच का एक ट्रांजिशनल जोन होता है। तो यहां तक A है एंड यहां से इसके बाद क्या स्टार्ट होगी, यहाँ पे B होरिजन स्टार्ट होगा, ठीक है, इसके बाद बी ओरिजन होगा। तो यहाँ पे बी ओरिजन के बीच में एंड ए ओरिजन के बीच में A3 जोन एक ट्रांजिशनल जोन होता है। तो ये ए जोन की डिफरेंट डिफरेंट टाइप की लेयर्स हो गई। इसके बाद नेक्स्ट यहाँ पे हम डिस्कस करेंगे बी होरिजन। बी होरिजन की अगर हम बात करें, इट इज अ कोस्ट्रक्चर्ड, ठीक है, ये कोस्ट्रक्चर्ड होता है, डार्क कलर की होती है, कंटेनिंग लार्ज अमाउंट ऑफ एल्यूमिनियम एंड आयरन कंपाउंड। इसके अंदर लार्ज नंबर ऑफ एल्यूमिनियम एंड आयरन कंपाउंड देखने को मिलते हैं एंड इसको जोन ऑफ इल्यूविएशन बोला जाता है। उसको हमने बोला था जोन ऑफ एल्यूविएशन, इसको इल्यूविएशन बोला जाता है, यानी कि इसके अंदर अब उसके अंदर लीचिंग की जाती है, वहां से निकाले जाते हैं, ठीक है, वहां से एल्यूमिनियम एंड आयरन कंपाउंड निकाले जा रहे थे। अब यहाँ पे क्या होता है, उनकी रीडिपोजिशन होती है, ठीक है, इनकी रीडिपोजिशन होगी, इन मेटीरियल्स की रीडिपोजिशन होती है। इसके अंदर फर्दर B1 B2 एंड B3 लेयर्स देखने को मिलती है। अब जो दो होरिजन्स हैं A एंड B टुगेदर कंस्टिट्यूट द सोलम, इसको टुगेदर सोलम बोला जाता है, A एंड B को सोलम बोला जाएगा। The solemn along with horizon O collectively form the top soil। and जो ये सोलम है, सोलम के अंदर क्या है, A एंड B होरिजन है एंड इन A एंड B होरिजन के साथ along with the horizon O
ठीक है। इनके साथ जैसे कि ए ओ ओ यानी O1 एंड O2 होरिजन भी अगर है तो इसको टॉप सोइल बोला जाता है। ठीक है, इसको क्या बोला जाएगा, टॉप सोइल बोला जाएगा। तो टॉप सोइल को हम क्या बोलते हैं, टॉप सोइल सोइल के अंदर एक तो यहाँ पे होता है सोलम, सोलम के साथ यहाँ पे ओ होरिजन होता है, इसको हम टॉप सोइल बोलते हैं। तो ये हो गया यहाँ पे बी हॉरिजन। इसके बाद नेक्स्ट आता है सी हॉरिजन। सी हॉरिजन जो है यहाँ पे इट इज मेड अप ऑफ इनकम्प्लीटली वेदर्ड रॉक। ये इनकम्प्लीटली यानी कि ए एंड बी के बाद जो सी हॉरिजन है वहां पे इनकम्प्लीट वेदर्ड रॉक होती है, वो अच्छे से टूटी नहीं है उनके, या हम बोल सकते हैं वो टूटना स्टार्ट की है अभी। इफ वेदरिंग इज फास्ट, अगर वेदरिंग फास्ट है देन द होरिजन इज पुअरली डिवेल्प्ड। क्योंकि अगर वेदरिंग फास्ट है तो ये जो सी होरिजन है इसके अंदर इनकम्प्लीटली वेदर्ड रॉक होगी नहीं, क्योंकि वो जल्दी जल्दी से टूटती जाएंगी। तो ये जो होरिजन है वो पुअरली डिवेल्प होगा, कम डिवेल्प होगा। इसके बाद लास्ट वन इज द डी एंड आर होरिजन। डी एंड आर होरिजन जो होता है सबसे लास्ट वाला होरिजन होता है, एंड ये अनवेदर्ड पेरेंट रॉक को रिप्रेजेंट करता है। तो इसके अंदर सबसे पहले अनवेदर्ड पेरेंट रॉक होती है, फिर वो टूटना स्टार्ट होती है तो इनकम्प्लीट वेदर्ड रॉक होती है, फिर वो टूटना और ज्यादा टूट जाती है तो वो ए होरिजन तक वो बिल्कुल टूट जाती है। तो इसके अंदर अनवेदर्ड पेरेंट रॉक यहाँ पे देखने को मिलती है और इसको बेड रॉक बोला। इट फॉर्म्स द बेस ऑफ द सोइल प्रोफाइल, एंड सोइल प्रोफाइल का बेस ये फॉर्म करती है। तो यहाँ पे एक लेयर थी जैसे हमने बात की थी, ए थी, देन बी थी, फिर उसके बाद सी थी एंड ये डी थी। डी के अंदर क्या होती है, बेड रॉक यहाँ पे देखने को, क्योंकि इसके अंदर यहाँ पे अनवेदर्ड पेरेंट रॉक होती है, यानी कि ये पेरेंट रॉक है, इन पेरेंट्स रॉक से नेक्स्ट जो भी यहाँ पे मटेरियल या फिर हम बोल सकते हैं सोइल्स की वेदरिंग हुई है, रॉक्स की वेदरिंग होकर जो सोइल बन रही है वो इसी लेयर से बन रही है, इसलिए इसको पेरेंट रॉक बोला जाता है। एंड इसके अंदर बेड रॉक होती है एंड ये बेस होती है सोइल प्रोफाइल। इसके बाद नेक्स्ट आता है यहाँ पे सोइल कंपोजिशन। सोइल प्रोफाइल के अंदर हमने 4 लेयर देख ली। अब सोइल कंपोजिशन की अगर हम बात करें, यहाँ पे मिनरल मैटर होता है 50 to 60%। इसके बाद ऑर्गेनिक मैटर होता है 7 to 10%। सोइल एयर होती है 15 to 25% एंड वाटर होता है, सोइल वाटर होता है 25 to 35%। तो ये सोइल की कंपोजिशन होती है। कौन कौन से मिनरल मैटर एंड ऑर्गेनिक मैटर यहाँ पे होंगे वो देखते हैं हम। मिनरल मैटर की अगर बात करें 50 to 60% होता है सोइल का। इट अकर्स इन द फॉर्म ऑफ पार्टिकल्स विद न्यूमरस इंटरस्पेसेस बिटवीन दैम। ठीक है, ऐसे पार्टिकल्स होंगे एंड इन पार्टिकल्स के बीच में ये जो है इंटरस्पेसिस है। ठीक है, इन पार्टिकल्स के बीच में ये स्पेस है जिसको हम इंटरस्पेस बोलते हैं, दो पार्टिकल्स के बीच का स्पेस है। तो इनके बीच में इंटरस्पेस यहाँ पे देखने को मिलता है। These are formed by weathering of parental rock, और ये बनती कैसे है, पेरेंटल रॉक की वेदरिंग से बनती है। इंक्लूड 25 एलिमेंट्स आउट ऑफ द विच 16 एलिमेंट्स आर इसेंशियल। इनमें से 16 एलिमेंट्स जो होते हैं वो इसेंशियल होते हैं। टोटली यहाँ पे 25 एलिमेंट्स होते हैं। ठीक है, 25 में से 16 एलिमेंट इसेंशियल होते हैं, बाकी नॉन इसेंशियल होते हैं। These are divided into 2 categories, एंड ये 2 कैटेगरीज के अंदर डिवाइड की जाती है, जिनमें से एक होता है यहाँ पे मैक्रोन्यूट्रिएंट्स जिनको मेजर एलिमेंट्स बोला जाता है। सेकंड यहाँ पे होता है माइक्रो एलिमेंट्स और जिनको माइनर और ट्रेस एलिमेंट्स बोला जाता है। मैक्रो यानी कि जो बड़े होंगे और ये मेजर एलिमेंट होंगे, यानी मेजर पार्ट्स फॉर्म करेंगे, एंड माइक्रो यानी कि वो छोटे होंगे या फिर इनको ट्रेस एलिमेंट बोला जाता है, सिर्फ वो ट्रेस अमाउंट के अंदर देखने को मिले। तो इन अगर हम बात करें इन एलिमेंट्स की, तो मैक्रो और मेजर एलिमेंट्स दीज आर रिक्वायर्ड इन लार्ज अमाउंट्स। ये लार्ज अमाउंट यानी मेजर अमाउंट्स के अंदर रिक्वायर्ड होते हैं एंड आर फंडामेंटल बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ द बॉडी टिश्यू। बिल्डिंग ब्लॉक होते हैं ये बॉडी टिश्यूज के। ठीक है, फंडामेंटल बिल्डिंग ब्लॉक्स होते हैं बॉडी टिश्यूज के, ये ज्यादा अमाउंट के अंदर रिक्वायर्ड होते हैं। दीज आर 9 इन नंबर एंड इंक्लूड यहाँ पे कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, सल्फर, कैल्शियम, पोटेशियम आयन, मैग्नीशियम आयन। ठीक है, कैल्शियम आयन, पोटेशियम आयन, मैग्नीशियम आयन भी इंक्लूड होते हैं। तो ये 9 इन नंबर क्या होते हैं, यहाँ पे 9 इन नंबर मैक्रो एलिमेंट्स होते हैं या फिर मेजर एलिमेंट्स होते हैं। ये लार्ज अमाउंट्स के अंदर रिक्वायर्ड होते हैं एंड ये बिल्डिंग ब्लॉक्स होते हैं बॉडी टिश्यूज के। आउट ऑफ दिस, इनमें से जो कार्बन, नाइट्रोजन, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन,
ठीक है, कार्बन हाइड्रोजन ऑक्सीजन एंड नाइट्रोजन, ये जो चार है, ठीक है, कार्बन, नाइट्रोजन, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन, ठीक है, ये जो चार एलिमेंट्स है आर सप्लाइड बाय एयर एंड वाटर ऑफ द सोइल। सोइल का जो एयर है एंड वाटर है उससे सप्लाई किए जाते हैं, ठीक है। कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन एंड नाइट्रोजन, ये चार एलिमेंट्स एयर एंड वाटर ऑफ द सोइल से सप्लाई किए जाते हैं। फॉस्फोरस एंड सल्फर, ये जो फॉस्फोरस एंड सल्फर है डिराइव्ड फ्रॉम द सोइल एज अ फॉस्फेट्स एंड सल्फेट्स रिस्पेक्टिवली, ये क्या किए जाते हैं, फॉस्फेट्स एंड सल्फेट्स की तरह डिराइव किए जाते हैं। एंड इसके बाद नेक्स्ट आता है माइक्रो एलिमेंट्स और माइनर और ट्रेस एलिमेंट्स, जो क्या होंगे, स्मॉल अमाउंट्स और ट्रेस अमाउंट के अंदर रिक्वायर्ड होते हैं। ये माइक्रो न्यूट्रिएंट्स और ये क्या होते हैं, ट्रेस एलिमेंट्स इनको हम बोलते हैं। दीज आर रिक्वायर्ड इन स्मॉल क्वांटिटीज, ये स्मॉल क्वांटिटीज के अंदर रिक्वायर्ड होते हैं। सम ऑफ दीज आर रिक्वायर्ड बाय द मोस्ट ऑफ द ऑर्गेनिजम्स एंड आर 7 इन नंबर। ये कैसे कितने होते हैं, ये 7 इन नंबर होते हैं, ऐसे ये 16 बनाते हैं, ठीक है। 25 होते हैं और इनमें से 16 जो होते हैं वो इसेंशियल होते हैं, जिसके अंदर माइक्रो एंड मैक्रो न्यूट्रिएंट्स होते हैं। तो ये 7 यहाँ पे होते हैं, 7 इनका नंबर होता है, जिसके अंदर आयरन, मैग्नीज, बोरोन, मोलिब्डेनम, कॉपर, जिंक एंड क्लोराइड इंक्लूड होता है। ये कैसे होते हैं, माइक्रो एलिमेंट्स होते हैं। तो ये मैक्रो एंड माइक्रो एलिमेंट्स जो है सोइल के अंदर प्रेजेंट होते हैं। These particles vary in size on the basis of soil particles and are divided into following. अब जो पार्टिकल्स हैं यानी जो सोइल के पार्टिकल्स हैं वो साइज के अंदर वैरी करते हैं एंड ऑन द बेसिस ऑफ सोइल पार्टिकल्स के बेसिस पे इनको अलग अलग कैटेगरीज के अंदर डिवाइड किया गया है। जैसे कि ग्रेवल हो गया, जिसके अंदर मोर देन 2 mm डायमीटर के पार्टिकल्स होते हैं। कोर्स सैंड हो गई, जिसके अंदर 2.2 mm के पार्टिकल्स के डायमीटर के पार्टिकल्स होते हैं। फाइन सैंड के अंदर क्या होता है, 0.22 mm के डायमीटर के पार्टिकल्स होते हैं। एंड सिल्ट के अंदर क्या होते हैं, 0.022 mm डायमीटर के पार्टिकल्स होते हैं। एंड क्ले के अंदर लेस देन 0.002 mm के डायमीटर के पार्टिकल्स होते हैं। तो ये क्या है, ये जो इनका साइज है उस साइज के बेसिस पे ये डिफरेंट डिफरेंट टाइप की, जैसे कि टाइप हो सकते हैं, ग्रेवल हो गया, कोर्स सैंड होगी, फाइन सैंड हो गई, यहाँ पे सिल्ट हो गई एंड क्ले होगी। ये डिफरेंट डिफरेंट टाइप के देखे जाते हैं। इसके बाद इनका रिलेटिव प्रोपोर्शन क्या है इन पार्टिकल्स का, ठीक है। ये जो पार्टिकल्स है, सोइल के पार्टिकल्स है, इनका रिलेटिव प्रोपोर्शन क्या प्रेजेंट है सोइल के अंदर, उसके बेसिस पे ये डिफरेंट डिफरेंट टाइप की हो सकती है। जैसे कि सैंडी सोइल हो गई। सैंडी सोइल क्या होती है, इट इज फॉर्म्ड ऑफ 85% ऑफ सैंड, ठीक है, 85% ऑफ सैंड होती है इसके अंदर एंड 15% ऑफ क्ले एंड सिल्ट होती है, ठीक है। 15% क्ले एंड सिल्ट होती है यहाँ पे, और इसको लाइट सोइल बोला जाता है, ठीक है। इसको क्या बोला जाता है, लाइट सोइल बोला जाता है। तो ये सैंडी सोइल होती है। अब सैंडी सोइल के अंदर क्या होगा, हाई पोरोसिटी होती है, यानी पोर्स बड़े बड़े होते हैं, यानी पोर्स ज्यादा होते हैं, फिर हम बोल सकते हैं हाई पोरोसिटी होती है। परसेंटेज ऑफ पोर स्पेस इन अ गिवन वॉल्यूम ऑफ सोइल, जैसे कि हमें सोइल की ये गिवन वॉल्यूम दी है एंड इस गिवन वॉल्यूम के अंदर पोर स्पेस कितना है उसको हम क्या बोलेंगे, इसकी पोरोसिटी बोलेंगे। सो हैज लूज सोइल विद लो वाटर होल्डिंग कैपेसिटी। अब हाई पोरोसिटी है, हाई पोर्स हैं, बड़े बड़े पोर्स हैं, तो वाटर जैसे इनके अंदर आएगा वो एकदम से नीचे चले जाएगा। इसलिए ये सोइल कैसी होती है, लूज सोइल होती है एंड वाटर होल्डिंग कैपेसिटी इसकी लो होती है। इट ऑल्सो हैज लार्ज टेम्परेचर फ्लक्चुएशंस एंड इस सैंडी सोइल के अंदर लार्ज टेम्परेचर फ्लक्चुएशंस देखने को मिलती है। इट इज कैरेक्टराइज्ड बाय द जीरोफिटिक प्लांटेशंस, ठीक है। जीरोफिटिक प्लांटेशंस जो होती है वो सैंडी सोइल के अंदर देखने को मिलती है, यानी जो सैंडी सोइल है उसके अंदर जीरोफिटिक प्लांट्स ही ग्रो करें। और जीरोफिटिक प्लांट्स को कम पानी रिक्वायर्ड होता है, तो यहाँ पे लो वाटर होल्डिंग कैपेसिटी होती है एंड ये लूज होती है, बहुत ज्यादा पोरस होती है एंड टेम्परेचर फ्लक्चुएशंस भी इनके अंदर बहुत ज्यादा होती है। द सोइल इज नॉट रिच इन न्यूट्रिएंट्स एंड लेस फर्टाइल, ये कैसी होती है, लेस फर्टाइल एंड इसके अंदर कम न्यूट्रिएंट्स होते हैं।
इसके बाद नेक्स्ट आते हैं क्लेई सॉइल। क्लेई सॉइल जो होती है इसके अंदर 50% क्ले एंड 50% सिल्ट सैंड और बोथ हो सकती है, ठीक है। 50% सिल्ट हो सकती है या फिर सैंड हो सकती है या फिर दोनों हो सकती है। तो ये क्या होती है, क्लेई सॉइल होती है। इट इज कोल्ड एज द कोल्ड और हैवी सॉइल, जैसे उसको लाइट सॉइल बोला था, इस सैंडी सॉइल को, इसको कोल्ड और हैवी सॉइल बोला जाता है। इट हैज फाइन पोर स्पेसिस, वहां पे पोर स्पेसिस ज्यादा बड़े थे, पोरोसिटी ज्यादा थी, यहाँ पे फाइन पोर स्पेसिस होते हैं, तो वाटर होल्डिंग कैपेसिटी ज्यादा होगी यहाँ पे। जैसे कि वहां पे पोर्स इतने बड़े बड़े थे तो वाटर जैसे ही आया वो नीचे चला गया, एंड पोर्स अगर छोटे छोटे हैं तो वाटर जो आएगा वो धीरे धीरे करके ही जाएगा, तो वाटर इस पोर्स के अंदर कुछ टाइम तक होल्ड रहेगा, तो वाटर होल्डिंग कैपेसिटी इनकी क्या होती है, ज्यादा होती है। द टेम्परेचर डजेंट फ्लक्चुएट मच, यहाँ पे टेम्परेचर भी ज्यादा फ्लक्चुएट नहीं करता है। इट डज नॉट अलाउ इजी पेनिट्रेशन ऑफ रॉक्स एंड हैज लेस वाटर लॉजिंग कैपेसिटी एंड प्रेजेंस ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है। तो ये क्या करती है, जो रूट्स हैं, ठीक है, रूट्स, रॉक्स नहीं, रूट्स, तो यहाँ पे जो इजी पेनिट्रेशन होती है रूट्स की वो अलाउ नहीं होती है, ठीक है, ये अलाउ नहीं करती कि रूट्स की यहाँ पे इजिली पेनिट्रेशन हो सके। एंड यहाँ पे लेस वाटर लॉजिंग कैपेसिटी होती है इसकी, क्योंकि एंड यहाँ पे इसके अलावा जो CO2 होती है उसकी भी प्रेजेंस ये अलाउ नहीं करती है। तो ये थी क्लेई सोइल। तो ये पेनिट्रेट नहीं करने देती है रूट्स को, इसलिए यहाँ पे कम प्लांटेशन हम बोल सकते हैं कि देखने को मिलेगी। साल्टी सोइल की अगर हम बात करें, इट हैज 90% सिल्ट, इसके अंदर 90% सिल्ट होती है एंड 10% सैंड होती है। इट हैज गुड सोइल पोरोसिटी, इसके पास गुड सोइल पोरोसिटी होती है एंड वाटर होल्डिंग कैपेसिटी भी गुड होती है, बट पुअर इन न्यूट्रिएंट सप्लाई, लेकिन न्यूट्रिएंट सप्लाई इसके अंदर पुअर होती है। वो क्या होती है, न्यूट्रिएंट्स यहाँ पे कम होंगे, मिनरल्स यहाँ पे कम होंगे। लास्ट वन इज द लोमी सोइल। लोमी सोइल होती है, इट कंसिस्ट ऑफ 70% सैंड एंड 30% क्ले और सिल्ट और बोथ, ठीक है। एंड इट इज द बेस्ट सोइल ऑफ द प्लांट ग्रोथ। लोमी सोइल जो होती है ये बेस्ट सोइल होती है प्लांट ग्रोथ के लिए। क्यों? क्योंकि इसके अंदर गुड वाटर होल्डिंग कैपेसिटी होती है, वाटर इनफिल्ट्रेशन एंड एडिक्वेट एरिएशन होती है, ठीक है। तो इस वजह से ये बेस्ट सोइल होती है प्लांट की ग्रोथ के लिए। रूट पेनिट्रेशन इज ऑल्सो गुड इन लोमी सोइल, यहाँ पे रूट पेनिट्रेशन भी गुड होता है, ताकि रूट पेनिट्रेट करेंगी, वो मिनरल्स एंड वाटर को एब्जॉर्ब करेगी, तभी वहां पे क्या होगी, प्लांट्स जो है वो ग्रो करेंगे, ठीक है। तो डिफरेंट डिफरेंट टाइप की सोइल हो गई। अब इसके बाद नेक्स्ट आता है ऑन द बेसिस ऑफ करेक्टर ऑफ सोइल। सोइल के करेक्टर्स क्या क्या है, सोइल के करेक्टर क्या क्या हो सकते हैं, जैसे कि वाटर रिटेंशन कैसा है, इसकी एरिएशन कैसी है, इसका मिनरल कंटेंट्स कैसा है, डिटरमाइन द नेचर ऑफ द प्लांट एंड एनिमल, एंड यही डिटरमाइन करते हैं कि इसका वाटर रिटेंशन, एरियन एंड मिनरल कंटेंट कितना है। तो इसके अंदर वाटर एंड इसके अंदर प्लांट्स एंड एनिमल्स कैसे, उनका नेचर कैसे होगा, या फिर कितना इसके अंदर ये करेक्टर्स ऑफ सोइल है, वो सोइल के अंदर क्या होता है, वो फिर डिटरमाइन किए जाते हैं कि इसके अंदर किस टाइप के प्लांट्स एंड सोइल जो है वो ग्रो कर सकते हैं, किस तरह के प्लांट्स एंड एनिमल्स ग्रो कर सकते हैं। तो इस करेक्टर ऑफ सोइल के बेसिस पे प्लांट आर डिवाइडेड इनटू द इकोलॉजिकल कैटेगरी। डिफरेंट डिफरेंट टाइप की इकोलॉजिकल कैटेगरीज आती हैं यहाँ पे। हेलोफाइट्स, द प्लांट फाउंड इन द सेलाइन सोइल, जो कि सेलाइन सोइल, ये सेलाइन क्या है, ये सेलाइन सोइल यानी सेलाइन क्या है, इसके एक करेक्टर है सोइल का, तो इसलिए इनको हेलोफाइट्स बोला जाता है। जैसे कि राइजोफोरा एंड हेरिटायरा इसके अंदर एग्जाम्पल होते हैं। नेक्स्ट इकोलॉजिकल कैटेगरी आती है फेस्मोफाइट्स। फेस्मोफाइट्स जो है ये सैंडी सॉइल के अंदर जो प्लांट्स ग्रो करते हैं इनको फेस्मोफाइट्स बोला जाता है। लिथोफाइट्स जो कि रॉकी सरफेस के ऊपर ग्रो करते हैं उनको लिथोफाइट्स बोला जाता है। एंड कैस्मोफाइट्स जो है जो कि रॉक सर्वाइकस के अंदर ग्रो करते हैं उनको क्या बोला जाता है, कैस्मोफाइट्स बोला जाता है। जाइलोफाइट्स क्या, ऑक्साइलोफाइट्स जो है जो कि एसिडिक सॉइल्स के अंदर ग्रो करते हैं, ठीक है। कुछ प्लांट जो है वो एसिडिक सॉइल के अंदर ग्रो करते हैं, तो उन प्लांट्स को ऑक्साइलोफाइट्स बोला जाता है, जैसे कि मेज, बार्ले, पोटैटो, रोमैक्स एंड रोडोडेंड्रॉन। तो ये सारे एग्जांपल्स हैं ऑक्सिलोफाइट्स के।
इसके बाद कैल्सीफाइड्स, कैल्सीफाइड जो है कैल्शियम रिच सॉइल के अंदर जो प्लांट्स ग्रो करेंगे उनको कैल्सीफाइड्स बोला जाता है। तो ये डिफरेंट डिफरेंट टाइप की इकोलॉजिकल कैटेगरीज होती है ऑन द बेसिस ऑफ कैरेक्टर्स ऑफ सॉइल। इसके बाद ऑर्गेनिक मैटर, इसके अंदर क्या क्या होता है सोइल की कंपोजिशन के अंदर, सेकंड यहाँ पे कंपोनेंट है ऑर्गेनिक मैटर। Organic matter is added to the by the decomposition of plant and animals remain and excreta of animals। ठीक है, जो भी excreta होगा animals का, जो भी remains होंगे plants and animals के, जो भी उनका decomposition की वजह से जो add होंगे जो matter, उसको ही organic matter बोलते हैं। ऑर्गेनिक मैटर जो है ये मिलता है अबाउट 20 to 30 सेंटीमीटर बिलो द सरफेस ऑफ द सोइल। सोइल के सरफेस के नीचे 20 to 30 सेंटीमीटर तक यहाँ पे ऑर्गेनिक मैटर प्रेजेंट होता है। ऑर्गेनिक मैटर अब डिफरेंट डिफरेंट फॉर्म्स के अंदर प्रेजेंट हो सकता है। इन फॉर्म्स की अगर हम बात करें, लीटर की फॉर्म में हो सकता है। लीटर क्या होता है? अनडिकम्पोज्ड ऑर्गेनिक मैटर। ठीक है, ये अभी तक डिकम्पोज नहीं हुआ है। ये कैसा है? अनडिकम्पोज्ड ऑर्गेनिक मैटर है। इट इज फॉर्म्ड ऑफ डेड प्लांट मटेरियल फॉलन ऑन द फ्लोर। जो भी डेड प्लांट मटेरियल, चाहे वो लीव्स हो, चाहे वो ट्विंग्स हो, फ्लावर्स हो, ठीक है, ब्रांचेस हो, वो जो डेड प्लांट मटेरियल है वो जो फ्लोर के ऊपर, ठीक है, फ्लोर के ऊपर जो गिरेगा और वो अनडिकम्पोज्ड होगा, तो इसके अंदर अनडिकम्पोज्ड ऑर्गेनिक मैटर होते हैं। इसके बाद डफ, जैसे हमने बात की थी, जो O2 रीजन था उसके अंदर नीचे वाली लेयर को डफ बोला गया था, जिसके अंदर डिकम्पोज्ड मैटर यहाँ पे होता है। तो यहाँ पे पार्शली डिकम्पोज्ड ऑर्गेनिक मैटर होता है। एंड इसको ये किसके थ्रू होता है डिकम्पोज? सैप्रोफाइट एक्शंस ऑफ एक्टिनोमाइसिट्स, फंजाई एंड बैक्टीरिया। यानी जो सैप्रोट्रोफ्स हैं, ठीक है, सैप्रोफाइट्स है या फिर हम बोल सकते हैं, उनके एक्शन की वजह से जो यहाँ पे मटेरियल है, जो यहाँ पे ऑर्गेनिक मैटर है, वो पार्शली आधा तरीके से डिकम्पोज हो चुका है, कंप्लीटली डिकम्पोज नहीं हुआ है, तो उसको डफ बोला जाता है। तो इसके अंदर डिकम्पोज्ड ऑर्गेनिक मैटर होता है। इसके बाद नेक्स्ट लेयर होती है ह्यूमस। ह्यूमस जो है फुली डिकम्पोज्ड एंड फाइनली डिवाइडेड डार्क एंड अमोर्फस ऑर्गेनिक मैटर इसके अंदर होता है। ठीक है, इसके अंदर क्या होता है? फुली डिकम्पोज्ड होती है ये, फाइनली डिवाइडेड डार्क होती है। ठीक है, फाइनली डार्क कलर की होती है एंड ये अमोर्फस ऑर्गेनिक मैटर इसके अंदर प्रेजेंट होते हैं। केमिकली इट कंटेन्स कार्बोहाइड्रेट, शुगर, एल्कोहल, लिपिड्स जैसे कि फैट, ऑयल्स, वैक्सेस, टैनिन्स, रेजिन्स, लिग्निन, अमीनो एसिड्स, प्यूरिन्स, पायरिमिडिन्स, एल्कलॉइड्स, कैरोटीनॉइड्स एक्सेट्रा। तो इनके इस लेयर के अंदर केमिकली, ठीक है, केमिकली यहाँ पे कार्बोहाइड्रेट हो गया, शुगर हो गई, एल्कोहल, लिपिड हो गए, इसके अलावा जो यहाँ पे सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स होते हैं लाइक टेनिन्स हो गए, रेजिन्स हो गए, लिग्निन हो गए, एंड अमीनो एसिड्स, प्यूरिन, पायरिमिडिन, एल्कलॉइड्स हो गए, कैरोटीनॉइड्स हो गए, वो सब इसके अंदर प्रेजेंट होते हैं। It contains 55 to 60% of carbon, 35 to 40% oxygen, and about 5% हाइड्रोजन एंड रफली 5% नाइट्रोजन। ठीक है, ये कंपोजिशन होती है इस लेयर की। कार्बन होती है, ऑक्सीजन होती है, हाइड्रोजन होती है, रफली 5% नाइट्रोजन भी यहाँ पे होती है। इसके बाद अगर हम बात करें यहाँ पे, द फॉर्मेशन ऑफ ह्यूमस इज कॉल्ड ह्यूमिफिकेशन। जो ये जो लेयर है, ह्यूमस लेयर है, उसकी जो फॉर्मेशन होती है धीरे धीरे करके, उसको ह्यूमिफिकेशन बोलते हैं। Whereas breaking of humus into minerals, carbon dioxide and water is called mineralization। अब ये ह्यूमस जब और ज्यादा ब्रेक हो जाती है, इसकी जब ब्रेकिंग होती है मिनरल्स के अंदर, कार्बन डाइऑक्साइड के अंदर एंड वाटर के अंदर, तो इसको मिनरलाइजेशन बोला जाता है, यानी कि रिसाइकलिंग हो गई यहाँ पे। ऑर्गेनिक मैटर इज अ गुड सोर्स ऑफ मिनरल्स टू द प्लांट। ठीक है, ऑर्गेनिक मैटर, क्योंकि ऑर्गेनिक मैटर ही ह्यूमस बनाता है, ह्यूमस से ही मिनरलाइजेशन होकर मिनरल्स बनते हैं, CO2 बनती है एंड वाटर बनता है। तो उस वजह से क्या होगा, ये एक गुड सोर्स होती है प्लांट्स के लिए। इट इंक्रीज द वाटर होल्डिंग कैपेसिटी, वाटर होल्डिंग कैपेसिटी को भी इंक्रीज करती है, पोरोसिटी को भी इंक्रीज करती है, एंड एरिएशन ऑफ द सोइल, सोइल की एरिएशन को, उसके अंदर एयर जो होती है उसको भी इंक्रीज करती है। इसके बाद नेक्स्ट थर्ड कंपोनेंट आता है सॉइल कंपोजिशन के अंदर, सॉइल वाटर।
सोइल वाटर की अगर हम बात करें, सोइल वाटर इज मोर इम्पोर्टेंट देन एनी अदर इकोलॉजिकल फैक्टर इन द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्लांट्स बिकॉज इट इज रिक्वायर्ड फॉर मीटिंग द मेटाबॉलिक एंड ट्रांसपोर्टेशनल नीड्स ऑफ द सोइल फ्लोरा। यानी सोइल के अंदर जो भी फ्लोरा है, सोइल फोना है, यानी कि एनिमल्स है, माइक्रोब्स हैं, ऑर्गेनिजम्स हैं, तो सोइल के अंदर जो प्लांट्स हैं एंड सोइल के अंदर जो एनिमल्स है, एंड द प्रोसेस ऑफ ह्यूमिफिकेशन, ठीक है, सबके लिए क्या है, वाटर बहुत इंपॉर्टेंट है। तो सोइल वाटर मोर इंपॉर्टेंट होता है देन एनी अदर इकोलॉजिकल फैक्टर, क्योंकि जो प्लांट्स का डिस्ट्रीब्यूशन है एंड जो मेटाबॉलिक एंड ट्रांसपोर्टेशनल नीड है प्लांट्स की, जो सोइल के अंदर प्लांट्स है या फिर सोइल के अंदर जो माइक्रोब्स है, सोइल के अंदर ऑर्गेनिजम्स हैं या फिर सोइल के अंदर एनिमल्स है, उनके लिए, एंड प्रोसेस ऑफ ह्यूमिफिकेशन के लिए। तो अगर हम डिफरेंट डिफरेंट वाटर की अगर हम बात करें, हम ऑलरेडी एक प्लांट फिजियोलॉजी के लेक्चर के अंदर डिस्कस कर चुके हैं कि डिफरेंट डिफरेंट टाइप के सोइल वाटर कौन कौन से होते हैं, कौन से वाटर जो है वो अवेलेबल होते हैं प्लांट्स के लिए, ठीक है, वो हम डिस्कस कर चुके हैं ऑलरेडी। उस वीडियो का लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में ही मिल जाएगा। तो रन अवे वाटर होता है जो कि बारिश की वजह से जो वाटर आया है, ग्रेविटेशनल वाटर होता है ग्रेविटी की वजह से, कैपिलरी वाटर होता है कैपिलरी एक्शन की वजह से, हाइग्रोस्कोपिक वाटर होता है, एंड कंबाइंड वाटर होता है जो कि कंबाइंड फॉर्म में प्रेजेंट होता है। तो ये डिफरेंट डिफरेंट टाइप के सॉइल वाटर होते हैं। इसके बाद सोइल एयर की अगर हम बात करें कि फोर्थ कंपोनेंट है कंपोजिशन के अंदर, सोइल कंपोजिशन के अंदर सोइल एयर। सोइल एयर की अगर हम बात करें, सोइल एयर इज प्रेजेंट इन द पोर्स ऑफ द सोइल। जो सोइल के जो पोर्स होते हैं, यानी कि सोइल के पार्टिकल्स के बीच में जो स्पेसेस होते हैं, उनको ही क्या बोलते हैं, पोर्स बोलते हैं। उन पोर्स के अंदर जो एयर होती है उसको सोइल एयर बोले जाते हैं, बोला जाता है। एंड इट इज नेसेसरी फॉर द रेस्पिरेशन ऑफ रूट एंड सोइल फ्लोरा एंड फोना। एंड ये जो है रूट एंड सोइल फ्लोरा हो गया या फिर सोइल फोना हो गया, यानी कि जो सोइल के अंदर जो ऑर्गेनिज्म है, सोइल के अंदर जो एनिमल्स हैं, सोइल के अंदर जो प्लांट्स हैं, उन सब के लिए क्या है, नेसेसरी होती है उनकी रेस्पिरेशन के लिए। इफ सोइल इज नॉट वाटर लॉस्ट, अगर सोइल वाटर लॉस्ट नहीं है, इट्स पोर्स पार्सली कंटेन वाटर एंड पार्सली एयर, ठीक है। तो इन पोर्स के अंदर पार्शली, ठीक है, कुछ तो एयर होगी एंड कुछ वाटर होगा। The soil air is slightly rich in carbon dioxide and poorer in oxygen, ठीक है। CO2 जो है यहाँ पे स्लाइटली रिच होती है, जैसे कि ह्यूमिफिकेशन की वजह से भी, या फिर हम बोल सकते हैं ह्यूमिफिकेशन नहीं, मिनरलाइजेशन की वजह से वाटर एंड जो CO2 है, मिनरल्स हैं, वो रिलीज होते हैं। तो उसकी वजह से भी क्या होगा, यहाँ पे CO2 की प्रेजेंस ज्यादा होती है, स्लाइटली रिच होती है, एंड ऑक्सीजन कम होती है ड्यू टू रेस्पिरेटरी एक्टिविटीज ऑफ अंडरग्राउंड प्लांट पार्ट्स एंड माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। इसके अलावा जो सोइल फ्लोरा एंड फोना है वो भी रेस्पिरेशन करता है, उसकी वजह से भी, उनकी रेस्पिरेटरी एक्टिविटी की वजह से भी, जो भी अंडरग्राउंड प्लांट पार्ट्स है या फिर माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं, वो भी क्या करते हैं, उस ऑक्सीजन को यूज कर लेते हैं, ठीक है। तो इस वजह से भी ऑक्सीजन यहाँ पे कम होती है, कार्बन डाइऑक्साइड यहाँ पे ज्यादा होती है। द ऑक्सीजन ऑफ सोइल एयर, जो सोइल एयर की ऑक्सीजन है, इज एन इंपॉर्टेंट फैक्टर फॉर कंट्रोलिंग सोइल फर्टिलिटी। एंड ये सोइल फर्टिलिटी को कंट्रोल करने के लिए भी एक इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है, बिकॉज इट इज रिक्वायर्ड बाय ह्यूमस, क्योंकि ये ह्यूमस के लिए रिक्वायर्ड होता है, फॉर्मिंग माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया एंड अदर सोइल ऑर्गेनिज्म, जैसे कि अर्थवॉर्म्स हो गए, विच इंक्रीज द सोइल फर्टिलिटी। तो इसके लिए भी क्या होती है, इसके लिए भी सोइल एयर इंपॉर्टेंट फैक्टर। इट इज ऑल्सो रिक्वायर्ड फॉर सीड जर्मिनेशन, एंड ये सीड जर्मिनेशन, development, growth of roots, absorption of water and minerals by roots, respiration of underground parts जैसे कि rhizomes, tubers, bulbs, combs, इन सब के लिए भी required होती है। पोर स्पेस रेशो, ठीक है, एक वर्ड आता है पोर स्पेस रेशो जिसको PSR बोला जाता है। PSR क्या होता है, रेफर्स टू द रेशो वॉल्यूम्स ऑफ द पोर्स टू द टोटल वॉल्यूम ऑफ द सोइल, ठीक है। टोटल वॉल्यूम ऑफ सोइल के अंदर कितने वॉल्यूम ऑफ पोर्स वहां पे होती है, तो इस रेशो को क्या बोला जाता है, PSR, यानी कि पोर स्पेस रेशो बोला जाता है। तो PSR इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ द पोर्स डिवाइडेड बाय द टोटल
सोइल वॉल्यूम, जितने भी वॉल्यूम ऑफ पोर्स हैं एंड उसको अगर हम टोटल सोइल वॉल्यूम से डिवाइड कर दें तो वो क्या आ जाएगा, पोर स्पेस रेशो आ जाएगा। सम अमाउंट्स ऑफ अदर गैसेस जैसे कि अमोनिया, मीथेन, हाइड्रोजन सल्फाइड, हाइड्रोजन मे बी प्रेजेंट इन द सोइल ड्यू टू बैक्टीरियल एक्टिविटी ऑफ डिकम्पोजिशन। का डिकम्पोजिशन वहां पे चलता है और बैक्टीरियल डिकम्पोजिशन की वजह से यहाँ पे हाइड्रोजन सल्फाइड, हाइड्रोजन, अमोनिया या फिर मीथेन, ये सब गैसेस भी देखने को मिलती है। इसके बाद नेक्स्ट आता है सोइल ऑर्गेनिजम्स। सोइल ऑर्गेनिजम्स की अगर हम बात करें, द ऑर्गेनिज्म फाइंड इन सोइल आर डिवाइडेड इनटू द 3 कैटेगरीज ऑन द बेसिस ऑफ देयर साइज। उस साइज के बेसिस पे, उनका साइज क्या है इस बेसिस पे उनको 3 कैटेगरी में डिवाइड किया जाता है। एक होता है यहाँ पे मैक्रोफोना। मैक्रोफोना क्या होता है, इट इंक्लूड्स एनिमल्स जैसे कि रैबिट्स, रैट्स एंड मोल्स, and these are live partially and wholly inside the soil। ये आधा यानी कि ये जो है कम टाइम के लिए फिर पूरे के पूरे सोइल के अंदर सरवाइव करते हैं, क्योंकि सोइल के अंदर इनके होल्स होते हैं, उनके अंदर ये सरवाइव करते हैं, तो इनको मैक्रोफोना बोला जाता है। फोना वर्ड है वो हमेशा एनिमल के लिए आता है, फ्लोरा वर्ड जो है वो प्लांट्स के लिए आता है। तो इसके बाद नेक्स्ट आता है मीजोफोना। मीजोफोना जो है मेनली इंक्लूड करता है आर्थ्रोपोड जैसे कि बीटल्स, इंसेक्ट लार्वे, टर्माइट्स, सेंटीपीड्स, मिलीपीड्स एंड लीड्स, अर्थवॉर्म जैसे हो गए, निमेटोड्स एंड मोलस्कस जैसे कि स्नेल्स एंड स्लग्स हो गए। ये कैसे होते हैं, मीजोफोना, यानी कि इनका साइज जो है मीडियम साइज का होता है। एंड एक होता है यहाँ पे माइक्रोफोना। माइक्रोफोना क्या होगा यहाँ पे, इट रिप्रेजेंट द सोइल माइक्रोफ्लोरा। ये सोइल माइक्रोफ्लोरा एंड माइक्रोफोना उसको रिप्रेजेंट करता है, जैसे कि एल्गी, फंजाई यानी माइक्रोब्स जो हो गए, बैक्टीरिया, एक्टिनोमाइसिड्स हो गए, प्रोटोजोन्स हो गए, ये सब माइक्रोफोना के अंदर इंक्लूड किए जाते हैं, छोटे छोटे ऑर्गेनिजम्स होते हैं। तो ये सोइल ऑर्गेनिज्म होते हैं जो कि सोइल के अंदर प्रेजेंट होते हैं। इसके बाद एल्गल कंपोनेंट्स मेनली इंक्लूड ब्लू ग्रीन एल्गी, जैसे कि एग्जांपल के लिए हो गया नोस्टॉक। दिस परफॉर्म फॉलोइंग एक्ट फंक्शंस, ठीक है, ये भी कुछ डिफरेंट टाइप के फंक्शन परफॉर्म करते हैं। नोस्टॉक हो गया, ब्लू ग्रीन एल्गी होगी। ब्लू ग्रीन एल्गी देखते ही हम बहुत बता सकते हैं कि नाइट्रोजन फिक्सेशन में हेल्प करता है, तो ये नाइट्रोजन फिक्सेशन में हेल्प करता है सोइल बाय फ्री लिविंग, जैसे कि एजेटोबैक्टर हो गया, क्लोस्ट्रीडियम हो गया, उसकी हेल्प से। डिकम्पोजिशन ऑफ ऑर्गेनिक मैटर लीडिंग टू फॉर्म ह्यूमस, जैसे कि अर्थवॉर्म, मिलीपीड्स, स्लग्स, स्नेल्स, इंसेक्ट लार्वे, ये सब हो गए। एंड न्यूट्रिएंट साइक्लिंग में हेल्प करता है ये, पेडोजेनेसिस में भी हेल्प करेगा। ब्रिंग सब सोइल टू द सरफेस सो इम्प्रूव सोइल एरिएशन, ठीक है, सोइल एरिएशन में भी हेल्प करता है कि जो सब सोइल होगी, नीचे वाली सोइल होगी, उसको सरफेस तक लेके आएगा। तो ये डिफरेंट टाइप की यहाँ पे एक्टिविटीज होती है। इसके अलावा प्रोड्यूस एंटीबायोटिक, एंटीबायोटिक भी प्रोड्यूस करते हैं, जैसे कि जो क्या होते हैं टॉक्सिक्स के लिए एंटागोनिस्टिक होते हैं, टॉक्सिक्स के ऊपर अपोजिट इफेक्ट प्रोड्यूस करते हैं इन सम सोइल्स, ठीक है, कुछ सोइल्स के अंदर ही होते हैं। तो ये डिफरेंट टाइप की हमने सोइल के बारे में या फिर इडेफिक फैक्टर्स के बारे में डिस्कस कर लिया है। अगर एग्जाम के अंदर क्वेश्चन आता है तो मेनली इसके अंदर सोइल प्रोफाइल जो होता है, ठीक है, सोइल प्रोफाइल एंड सोइल की कंपोजिशन वो इंक्लूड कर सकते हैं, एंड डिफरेंट टाइप की सोइल कौन सी होती है या फिर सोइल वाटर कौन कौन से होते हैं। तो यहां तक हमने इडेफिक फैक्टर के बारे में डिस्कस कर लिया है। नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करेंगे इकोलॉजी का कोई नेक्स्ट टॉपिक। तो इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। एंड अगर वीडियो हेल्पफुल लगी हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स के साथ, एंड चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू सो मच।